बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा उस्ताद बनना है, अच्छा मार्केटेरियन या फिर अच्छा बिजनेसमैन, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होना। अच्छी कम्युनिकेशन का हरगिज ये मतलब नहीं कि आपको अच्छी अंग्रेजी बोलना है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप अपना मैसेज अक्रॉस द टेबल अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएं। वो चाहे अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, पश्तो में हो, पर्शियन में हो, किसी भी जबान में हो। लेकिन क्योंकि हमारे चैनल का मेन फोकस डिजिटल मार्केटिंग पे है, तो इसीलिए इसी चीज को माइंड में रखते हुए आपके लिए एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स प्लान किया है, ताकि जब आप अपने लोकल बिजनेस को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लेके जाएंगे तो आपको एटलीस्ट अंग्रेजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हम इस कोर्स को निहायत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए आपको इंग्लिश ग्रामर आसान तरीके से सिखाएंगे, और आई एम श्योर कि इस कोर्स को आप अच्छे तरीके से देखने और समझने के बाद आप अंग्रेजी को समझ भी सकेंगे, लिख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को आप अपने घर के बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, इवन बुजुर्गों के साथ, उन तमाम हजरात के साथ शेयर करें जो इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं। राइट जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमने इस कोर्स को लेसन वाइज डिवाइड किया हुआ है। जैसे ही एक लेसन खत्म होगा, दूसरे ही लेसन की स्लाइड का कलर चेंज हो जाएगा, ताकि आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर को सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 में हम पढ़ेंगे अबाउट लेटर, अबाउट वॉवल, कॉन्सोनेंट, देन वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, इसी तरह फ्रेज, सेंटेंस, और उसके साथ साथ हम डिटेल में देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो लिहाजा फर्स्ट लेसन में हम इन तमाम चीजों को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग इज लेटर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ लेटर या लेटर क्या है, एक लेटर के बारे में तो हम सब जानते हैं जिसे खत कहा जाता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट ऑल द अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जी, आई मीन ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको लेटर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। तो लिहाजा कुछ मखसूस लेटर्स को डिस्टिंग्विश किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है इनटू वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। फॉर एग्जांपल ए, ई, आई, ओ एंड यू, इन तमाम लेटर्स को वॉवल्स कहा जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज लेटर्स, बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं या लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वर्ड। व्हाट इज अ वर्ड? अगर हमें वर्ड को एक्सप्लेन या डिफाइन करना पड़े तो हम कहेंगे कि लेटर्स और अल्फाबेट्स कंबाइन टू फॉर्म अ वर्ड। या इस तरह समझ लें कि दो या दो से ज्यादा लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय। बॉय एक वर्ड है, सो बॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 letters. Number 1 is B, second is O and the last one is Y. तो लिहाजा हम देख सकते हैं कि 3 अल्फाबेट्स इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक वर्ड बना दिया। अब वर्ड के अंदर हमारे पास 2 और चीजें आती हैं। नंबर 1 is prefix and the another one is suffix. अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। जब भी हमारे पास एक वर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हैप्पी। अब हैप्पी एक वर्ड है, और अगर इसके स्टार्ट में एक और वर्ड लगा दिया जाए जिसकी वजह से ये एक नया वर्ड बन जाए, तो उस सूरत में जो स्टार्टिंग में वर्ड लगाया जाता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हैप्पी के स्टार्ट में UN लगा देता हूं तो ये अनहैप्पी बन जाएगा। तो अब ये हैप्पी से खुश से ना खुश बन गया, अनहैप्पी बन गया। तो लिहाजा वर्ड की इस किस्म को हम प्रीफिक्स कहेंगे। इसी तरह सफिक्स में हम किसी भी वर्ड के आखिर में एक और वर्ड लगा के हम एक नया वर्ड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम हैप्पी ही को देखते हैं। अगर हम हैप्पी के एंड पे ILY लिख दें तो ये बन जाएगा हैप्पीली। तो लिहाजा ये एक नया वर्ड है। हैप्पी मीन खुश और हैप्पीली मीन खुशी से।
तो लिहाजा ये जो पोर्शन है इस नए वर्ड का ILY, इसे हम सफिक्स कहेंगे। राइट जी, लेसन नंबर 1 के थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि है फ्रेज। अब अगर आपको डिफाइन करना हो कि फ्रेज, लाइक व्हाट इज फ्रेज, तो लिहाजा इसका आंसर निहायत ही आसान है। फ्रेज इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। इसमें लफ्जों को इकट्ठा किया जाता है और एक फ्रेज को तश्कील किया जाता है। बेसिकली फ्रेजेस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन फ्रेज में एक मेन चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि फ्रेज में कभी भी पूरा मीनिंग या पूरा मैसेज कन्वे कभी भी नहीं किया जाता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ऑन द रोड, इन द रेन। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रेज। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। ऑन भी एक वर्ड है, द भी एक वर्ड है, रोड भी एक वर्ड है, और इसी तरह इन द रेन, ये भी अलग-अलग वर्ड्स हैं। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमें कंप्लीट मैसेज नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द रोड, सड़क पर। अब सड़क पर क्या है या रोड पर क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि कंप्लीट मैसेज नहीं मिल रहा। इसी तरह इन द रेन, बारिश में, इस एग्जाम्पल में भी हमें कंप्लीट मैसेज नहीं मिल रहा। अब बारिश में क्या है, बारिश में कौन है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो लिहाजा इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे उन्हें हम कहेंगे फ्रेजेस। फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट इट नेवर गिव्स यू द कंप्लीट मैसेज। राइट जी, फर्स्ट लेसन के लास्ट में हम पढ़ेंगे सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस? अगर आपसे पूछा जाए सेंटेंस क्या चीज है, सेंटेंस क्या होता है, सो सेंटेंस इज बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लाइक फ्रेज। लेकिन फ्रेज और सेंटेंस में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि सेंटेंस में आपको हमेशा कंप्लीट मैसेज मिलता है, और जबकि फ्रेज में आपको मुकम्मल मैसेज नहीं मिलता। बाकी फ्रेज इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, द कार इज ऑन द रोड, और सेकेंड एग्जाम्पल है द बॉय इज इन द रेन। इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर आप गौर करेंगे तो ये वाले पोर्शंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन फ्रेज, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो थी लेकिन मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो रहा था या कन्वे नहीं हो रहा था। और जब हमने इनके साथ द कार इज या द बॉय इज ऐड किया तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके जरिए, इन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के जरिए हमें मैसेज पूरा कन्वे हो रहा है। द कार इज ऑन द रोड, गाड़ी रोड पर है। द बॉय इज इन द रेन, लड़का जो है वो बारिश में है। तो लिहाजा मैसेज कंप्लीट आ गया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रेज कैन बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो एक जुमले का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अ सेंटेंस कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज। हम इंशाल्लाह सेंटेंस को नेक्स्ट लेसन में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इतना बताता चलूं कि एक बेसिक सेंटेंस के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज नोन एज प्रेडिकेट। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अगर कोई भी एक सेंटेंस लिखा जाए, फॉर एग्जाम्पल, अ फान इज प्लकिंग द फ्लावर, इस सेंटेंस में हमेशा दो हिस्से होंगे। इवन कोई भी सेंटेंस हो उसमें दो हिस्से होंगे, एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं। सब्जेक्ट इज बेसिकली द एक्टर, द परफॉर्मर, द डूअर। जो काम करने वाला है उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि परफॉर्मर कौन है, अ फान। सो वी कैन से द नाउन, द प्रोनाउंस, दीज आर एक्चुअली द सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स होते हैं, और इनके अलावा बाकी सेंटेंस का जितना भी पोर्शन बच जाता है उसको कहा जाता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का काम क्या होता है? प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट जो है ये कर क्या रहा है। एक मरतबा दोहरा लेता हूं मैं, द सब्जेक्ट इज द एक्टर और द परफॉर्मर, वेयर एज द प्रेडिकेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि सब्जेक्ट क्या काम करने वाला है या क्या काम कर रहा है। ये सेंटेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एक और एग्जांपल देता चलूं। ही इज ईटिंग एन एप्पल,
वो एक सेब खा रहा है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। अब आप रिकॉल करें कि सब्जेक्ट क्या है, द एक्टर, द परफॉर्मर। अब इस सेंटेंस में आप गौर करें तो परफॉर्म कौन कर रहा है, ही। प्रोनाउन यूज हुआ है ही का, जो परफॉर्म कर रहा है। और इज ईटिंग एन एप्पल, ये सेंटेंस का पोर्शन जो तमाम इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। राइट जी। तो फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा अबाउट द लेटर, वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। अब हम लेसन 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक्चुअली दे आर 6 इन नंबर्स। 6 किस्म के मुख्तलिफ जुमले हो सकते हैं, जिसमें एक है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ पे है नेगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड द लास्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के जुमले क्या होते हैं और कैसे होते हैं। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेशन या डिक्लेयर अपने नाम से जाहिर करता है कि कोई चीज बयान की जा रही है या कोई चीज बताई जाती है। तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस में कोई भी स्टेटमेंट की जाती है या कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, कोई भी बात की जाती है या कोई भी ओपिनियन दिया जाता है। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लाहौर। अब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट दी जा रही है, किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बाइंग अ कार। नाउ अगेन आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट। तो लिहाजा इस तरह के तमाम पॉजिटिव जुमलों को हम कहेंगे कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा जुमला होता है जिसमें कोई भी कमांड, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो ऐसे तमाम जुमलों को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसा जुमला जिसमें कोई हुक्म दिया जाए या हिदायत दी जाए या नसीहत की जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल को ले लेते हैं। स्कूल में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को जितनी भी बातें करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट या मूव टू द अदर क्लास, ये तमाम जुमले क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। थर्ड में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपने सुना होगा इंटेरोगेशन, जो कि पूछताछ के लिए यूज किया जाता है। पूछताछ से मुराद यह है कि इसमें सवाल किए जाते हैं। तो लिहाजा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो जुमले होते हैं जिनमें सवाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू वेयरिंग। तो लिहाजा इस तरह के तमाम जुमले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आएंगे जिसमें किसी किस्म के भी इंटरोगेशन, सवाल या पूछताछ की जाए। तो लिहाजा जब भी आप कोई जुमला देखेंगे जिसमें कोई सवाल किया जाएगा तो उसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन मनफी, कोई भी ऐसा जुमला जिसमें इनकार किया जाए। तो लिहाजा ऐसे जुमले जिसमें किसी काम या किसी चीज से मना किया जाए उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट गोइंग टू इस्लामाबाद, आई एम नॉट वेयरिंग हिज शूज या ही इज नॉट गोइंग विद मी। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि इन तमाम जुमलों में नॉट का इस्तेमाल या किसी बात का इनकार किया जा रहा है। फिफ्थ पे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने अक्सर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखा होगा। अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नजर आएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। जब भी किसी सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट कैन बी ईदर ऑफ जॉय और सॉरो, खुशी, गम या एक्साइटमेंट हो सकती है। इस तरह के कोई भी स्पेसिफिक वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में हो जिससे किसी भी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक्साइटमेंट शो हो रही हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। ये एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस के शुरू में एक इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया गया है, हुर्रा, जिससे अंदाजा होता है कि खुशी का इजहार हो रहा है या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। या मैं कहता हूं कि इलाज, वी हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन, कि हम लोग पेपर में फेल हो गए। या इलाज, ही हैज डाइड। अब इलाज जो है वो इंटरजेक्शन है, क्यों? क्योंकि ये एक गम की फीलिंग का इजहार कर रहा है। तो लिहाजा इस जुमले को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे।
तो लिहाजा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है कि जब भी किसी जुमले में खुशी या गम की फीलिंग बताई जाए या इजहार किया जाए बाय यूजिंग एन इंटरजेक्शन, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। लास्ट में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी भी जुमले में विश का या ख्वाहिश का इजहार किया जाए या इवन दुआ की जाए तो वो तमाम जुमले ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर या विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। ये तमाम एग्जांपल्स ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आएंगे क्योंकि इसमें मैंने एक विश का इजहार किया है। जिस तरह हम मुसलमानों के फोत होने के बाद हम अक्सर दुआ मांगते हैं कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब ये सेंटेंस आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्योंकि इसमें प्रे की जा रही है, दुआ भी दी जा रही है। इस तरह के तमाम जुमले कहलाए जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 6 तरह के जुमले होते हैं जिनके साथ इंटरेक्शन हो सकता है या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव, जिसमें आप सिंपल स्टेटमेंट देते हैं। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस हैं जिसमें कोई रिक्वेस्ट या कमांड इन्वॉल्व होती है। देन कम इंट्रोगेटिव, जिसमें आप कोई भी सवाल पूछते हैं। देन कम्स द नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी भी चीज से मना किया जाता है, इनकार किया जाता है। फिर आता है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें खुशी या गम का बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ जो है इजहार किया जाता है। लास्ट में हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई विश या दुआ की जाए। ये था हमारा लेसन नंबर 2, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े। यहां पे हमारा लेसन नंबर 2 खत्म होता है और अब हम जा रहे हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3 में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्पीच है क्या। कोई भी बात, फॉर एग्जाम्पल अब मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा हूं, ये एक स्पीच कहलाएगी। अब इस बात को, स्पीच को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि हमें मालूम हो सके कि कोई भी बात या कोई भी स्पीच जो होती है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हम किसी भी स्पीच को 8 या 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास है नाउन, फिर प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड द लास्ट इज इंटरजेक्शन। ये हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नाउन। नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। नाउन को अगर आपने डिफाइन करना है तो इसकी आसान तरीन डेफिनेशन वो ये है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब सवाल ये जहन में आता है कि नेमिंग वर्ड से क्या मुराद है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जिस चीज का भी नाम होगा वो चीज नाउन होगी। अगर हम नाउन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो आपको याद होगा कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एनीथिंग, बेसिकली जिस चीज का भी नाम होगा वो चीज होगी नाउन। अब जो चीज नाम रखती है तो वो नाउन होगी। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये बनता है कि हमारे इर्द गिर्द, सामने, कहीं पे भी जो चीज भी है वो नाउन है, क्योंकि हर चीज का एक नाम जरूर होता है। अब एक चीज माइंड में ये आती है कि इतनी मेजॉरिटी में जब नाउन्स हैं और अगर हम इनको डिफरेंशिएट या कैटेगराइज करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लिहाजा हम कुछ नाउन्स की जो टाइप्स हैं, जिनकी हमने कैटेगरी की है, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट में हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम कहेंगे जितने भी स्पेसिफिक नाउन्स हैं या जितने भी पार्टिकुलर्स नाउन हैं या जितने भी खास किस्म के नाउन्स हैं उनको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद इज अ स्पेसिफिक नेम, तो लिहाजा इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सिमिलरली हम कहते हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये आएंगे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं और ये पर्टिकुलर हैं। इनकी एक खास आइडेंटिटी है। आई मीन देयर इज ओनली वन कायद आजम। इसी तरह इस्लामाबाद एक ही है, एक स्पेसिफिक शहर का नाम है। इस्लामाबाद के मुकाबले में अगर मैं सिटीज लिख लूं या कायद आजम के मुकाबले में मैं पीपल लिख लूं तो लिहाजा वो स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली नेम्स लिखे हैं तो इनकी स्पेसिफिक पहचान है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। तो बेसिकली ऑल द स्पेसिफिक प्लेसेस, पर्सन्स, थिंग्स और प्रॉपर नाउन।
अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन। अब जिस तरह के इसका नाम से ही जाहिर है, कॉमन मीन आम। जितने भी ऑर्डिनरी नाउन्स हैं जिनके बारे में कोई खास बात ना हो या कोई खास चीज ना हो, स्पेसिफिक ना हो, उनको हम कहेंगे कॉमन नाउन्स। लेट्स से सिटी और कंट्री, इसी तरह मैन, बुक। नाउ दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। क्योंकि मैंने लिखा सिटी, नाउ देयर आर सो मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड, तो लिहाजा इसमें कोई खास बात नहीं है, मैं किसी तरीके से इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकता। सिमिलरली कंट्री हो गया, मैन, बुक, ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन, जिस तरह नाम से जाहिर है कि कोई चीज इकट्ठी हुई होगी। अब कलेक्टिव नाउन में आप हमेशा क्या देखेंगे कि नाउन्स इन अ गैदर मोड। मेरा कहने का मतलब है मुख्तलिफ नाउन्स मिलकर एक चीज बना देंगे, एक सिंगुलर चीज बना देंगे, लेकिन ये अंडरस्टूड होगा कि इसमें बहुत सारे नाउन्स इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशन, इसी तरह टीम। अब हम नेशन को ले लेते हैं। नेशन का मतलब है कौम। ये एक सिंगल वर्ड है, लेकिन आप मुझसे एग्री करेंगे कि एक बंदे की कौम नहीं होती, या फिर कोई एक बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि आई एम अ नेशन। तो लिहाजा ये अंडरस्टूड है कि देयर आर मोर देन वन, कि एक बंदे से ज्यादा लोग होंगे। फिर है टीम। टीम में भी दो या दो से ज्यादा लोगों की टीम होती है, लेकिन नाम एक यूज किया जाता है, टीम, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा नाउन इन्वॉल्व होते हैं। तो लिहाजा इस तरह के तमाम नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। इसी तरह बुके हो गया, वर्ड तो एक है बुके, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। क्राउड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट में हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये नाउन बड़े ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन नाउन्स का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है। इसी तरह इन नाउन्स का आपको नजर आना भी जरूरी नहीं है, पर ये नाउन्स हैं, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। These are mostly your thoughts, your concepts, your feelings, your emotions. आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, या फिर आपकी सोच है। ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस तरीके से आप कहते हो फियर है, जॉय है, या ग्रीफ है, सॉरो है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। क्यों? लेट्स से फियर, डर के बारे में बात करते हैं। क्या आपने फियर को रियलिटी में या स्ट्रक्चर में देखा है, या आप इसको छूने के काबिल हुए? इसी तरह जॉय, खुशी। अब ये खुशी जो है वो किसी बंदे की बॉडी लैंग्वेज से तो पता चल रहा है, लेकिन आपने कभी उसको छूने या उससे खींचने की कोशिश की? या इसी तरह एक खुशबू है, आप स्मेल तो कर सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या आप खुशबू को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन ये सारी चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं। इसी तरह किसी भी पर्सन की कोई भी क्वालिटी हो सकती है। कोई बंदा ब्रेव हो सकता है, या कोई बंदा ऑनेस्ट हो सकता है, या बहुत सारे लोग ऑनेस्ट होते हैं। इन सारी चीजों का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। इन फीलिंग्स को, इन एहसासात को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। अब अगेन नाम खुद बता रहा है कि ये किस किस्म की चीज होगी। आई मीन कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी ठोस चीज हो सकती है। लेट्स से गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन, एक्सट्रैक्ट्रा एक्सट्रैक्ट्रा। तो लिहाजा वो तमाम चीजें जिनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर, जो ठोस हालत में पाई जाती हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। इसके बाद हम जिस नाउन के बारे में बात करेंगे वो है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स ऐसे तमाम नाउन जिनको आप गिन सकें। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं एप्पल्स, पेन्स, बुक्स। अब ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इनके मुकाबले में एक और नाउन होता है जिन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट करना इम्पॉसिबल है, चाहे वो थोड़े हों या ज्यादा हों। काउंटेबल नाउन्स में फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स हैं और बेशुमार एप्पल्स पड़े हुए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका टाइम तो लग जाएगा, लेकिन आप उसको काउंट कर लोगे। वेयर एज अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे वर्ड्स जिनको आप काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, फ्लोर या वाटर, क्या आप इनको गिन सकते हैं? ये वो नाउन है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। नाउन के टॉपिक में लास्ट में हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन के नाम से जाहिर होता है कि एक, कोई भी एक चीज। फॉर एग्जाम्पल बॉय, पेन, सिटी, अफान, बोट, बुक। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स, क्योंकि ये तमाम सिंगुलर वर्ड्स हैं। इसके ऑपोजिट में है प्लूरल नाउन्स, या एक से ज्यादा, जिसे जमा भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इन्हीं को आप कर दें बॉय से बॉयज, पेन्स,
cities, books, etc. तो ये तमाम बन जाएंगे प्लूरल नाउन्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड नंबर पे जो चीज आती है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बेसिकली दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक सेंटेंस के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद आई विल गिव यू द एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन। वो सेंटेंस ये है कि अफान इज गोइंग टू बाजार। हमने जिस तरह नाउन पढ़ा है तो लिहाजा ये अफान जो है दिस इज अ नाउन। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह लिखता हूं कि ही इज गोइंग टू बाजार, अब आपने देखा कि अफान की जगह किसने ले ली? ही ने। देयरफॉर आई विल से ही इज अ प्रोनाउन, क्योंकि ही अफान की जगह इस्तेमाल हुआ। अब ये एक आंसर भी हो सकता है किसी सवाल का। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा कि वेयर इज अफान गोइंग, तो आंसर में ये दोनों पॉसिबिलिटीज थी कि दोनों जवाबात हो सकते थे। नंबर 1 अफान इज गोइंग टू बाजार, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ही इज गोइंग टू बाजार। दोनों में अफान को चेंज करके ही आया, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन ने ली, फिर भी आंसर या द मीनिंग ऑफ द आंसर इज सेम, वो वैसे का वैसा ही रहा। सो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर लिए जाएं, उनको हम कहते हैं दीज आर प्रोनाउन्स। तो लिहाजा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये तमाम जितने भी वर्ड्स हैं ये हैं प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन बाय इटसेल्फ हमने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया है इनटू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझने के लिए एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज द स्पीकर, आई मीन बात करने वाला। नाउ आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं हूं बात करने वाला। देखें अब मैंने अपने लिए कैसे वर्ड्स यूज किए हैं। मैं, मेरा, अपने, मैं, जिस तरह के आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में आएंगे, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन कर रहा है ये वो कहेगा, ये उसके मुंह से निकलेंगे। सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन आप हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे मेरी बातचीत हो रही है, तो मैं आपके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? यू, योर, आपका, आप, यही अल्फाज इस्तेमाल होंगे ना। तो लिहाजा सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ बात की जा रही हो। मीन्स यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, जिसके साथ बात की जा रही हो। और थर्ड पर्सन कौन होगा? ये वो शख्स या जगह होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। Suppose we have a mutual friend and we are talking about him. Now again देखें मैंने यूज किया him, यानी उसके बारे में। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? he, she, it, they, themselves, इस तरह के वर्ड्स। तो लिहाजा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या हैं वो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन बात सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की गई हो। आगे हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है नाउन को एलेबोरेट करने के लिए, या फिर नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए, या उसमें कुछ ऐड करने के लिए। एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज अ कार, ये एक गाड़ी है। अब आपको मालूम हो चुका है कि इस सेंटेंस में कार एक नाउन है। अब इसी जुमले को मैं इस तरह लिखता हूं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल कार। अब जिस तरह की कार एक नाउन है, अब इस कार से पहले एक नया वर्ड मैंने यूज किया ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसने इलेबोरेट किया कार को। पहले आप बता रहे थे कि ये एक गाड़ी है, अब आप बता रहे हैं कि ये एक खूबसूरत गाड़ी है। तो लिहाजा इस ब्यूटीफुल ने कुछ ऐड किया इस नाउन के मीनिंग में। तो लिहाजा एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को ज्यादा अच्छे अंदाज में बताने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब अगर हम एडजेक्टिव्स को ज्यादा डिटेल में देखते हैं तो एडजेक्टिव्स की बेसिकली 3 किस्म की डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 इज पॉजिटिव,
सेकंड इज कंपैरेटिव एंड द लास्ट वन इज सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रीज इस्तेमाल की जाती हैं। अब पॉजिटिव डिग्री जिसमें हम बिग को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड इज कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव नाम से जाहिर है कि आपने किसी चीज का कंपैरिजन करना है, तो आप इस डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अब बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बिगर। ये डिग्री उस वक्त यूज होती है कि जब आप 2 चीजों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉक्स इज बिगर देन दैट बॉक्स। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि 2 बॉक्सेस हैं और उनको आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये एडजेक्टिव ही है। थर्ड में है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव नाम से ही जाहिर है कि सबसे बड़ा या सबसे खास। अब बिग की सुपरलेटिव डिग्री जो होगी वो होगी बिगेस्ट। एडजेक्टिव्स में सुपरलेटिव डिग्री आप तब यूज करते हैं जब विनर अनाउंस करना होता है। अब इनकी एग्जांपल्स को इस तरह देख लेते हैं कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव था उसमें आपने कहा दिस इज अ बिग बॉक्स, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स इज बिगर देन व्हाइट बॉक्स। और एट द सेम टाइम जब आपको एक ब्राउन कलर का बॉक्स नजर आता है जिसको आपने विनर डिक्लेयर करना है, तो वहां पे आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हुए आप ये कहते हैं कि ब्राउन बॉक्स इज बिगेस्ट वन फ्रॉम व्हाइट एंड ब्लैक बॉक्स। राइट जी। तो एडजेक्टिव को हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम नाउन्स के साथ ऐड करते हैं ताकि नाउन के मीनिंग को एलेबोरेट किया जा सके और वाजे किया जा सके, नाउन के बारे में कुछ बताया जा सके। और इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम मूव करते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? वर्ब इज बेसिकली एन एक्शन वर्ड। कोई भी वर्ड जो एक्शन शो करे, किसी भी काम का करना, होना या सहना, वो वर्ब कहलाता है। अ वर्ड विच शोज एनी काइंड ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, walking, talking, watching, listening, you're thinking, sitting, creeping, crying, you're laughing. These are all different types of verbs. या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो भी आप काम करते हैं उसको आप verb कंसिडर कर सकते हैं। verb के बाद आता है adverb. Parts of speech में verb के बाद adverb को हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम adverb को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, adverb, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जिस तरह हमने एडजेक्टिव में पढ़ा, आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करते हैं, एलेबोरेट करते हैं। सिमिलरली एडवर्ब मीन वर्ब में कोई चीज जमा करें। इसी तरह एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर उसके मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वॉकिंग। अब वॉकिंग यहां पे एक वर्ब यूज हुआ है। इसको अगर मैं ट्रांसलेट करता हूं तो इसका मतलब है कि वो चल रहा है। इसी तरह अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह लिखूं, ही इज वॉकिंग स्लोली, तो ये स्लोली जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये स्लोली जो एडवर्ब है ये वॉकिंग जो वर्ब है उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। पहले है वो चल रहा है, लेकिन दूसरे में ये बता रहा है वो चल तो रहा है लेकिन वो कैसे चल रहा है, वो आराम से धीरे धीरे चल रहा है। तो ऐसे तमाम अल्फाज देखें, यहाँ पे फास्टली भी हो सकता था, लेजीली भी हो सकता था, ब्रेवली भी हो सकता था। देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो कि इस्तेमाल हो सकते थे एज एन एडवर्ब्स। तो लिहाजा एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करें, वो कहलाते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस के दरमियान में, ताकि नाउन और प्रोनाउंस का ताल्लुक, रिलेशन शो किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप देख सकते हैं कि बुक इज ए नाउन, इसी तरह टेबल जो है ये भी एक नाउन है। अब इन दोनों नाउन्स के दरमियान रिलेशन कौन शो कर रहा है? वो है ऑन, इसे हम कहेंगे प्रेपोजिशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिलेशन कैसे शो कर रहा है या क्या रिलेशन शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑन इस सेंटेंस में नहीं लिखते, अपार्ट फ्रॉम इट कि वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता, लेकिन अगर इस सेंटेंस में ऑन नहीं होता तो हमें मालूम ही ना होता कि बुक कहाँ पे है। बुक टेबल के अंदर है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं। तो ये ऑन क्या शो कर रहा है? ये हमें एक लोकेशन दे रहा है कि बुक और टेबल के दरमियान क्या रिलेशन है।
तो लिहाजा ऐसे तमाम अल्फाज जो कि नाउन और प्रोनाउंस के दरमियान एक रिलेशन शो करते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम क्या होता है कि दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स टुगेदर। ये दो जुमले, फ्रेज या इवन वर्ड्स को भी आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी वजह से इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। कंजंक्शन को एक सेंटेंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बाजार बट आई विल बी बैक सून। तो लिहाजा इस पूरे सेंटेंस में हम पहला जुमला अगर हम कंसिडर करें, आई एम गोइंग टू बाजार एज सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 हम कंसिडर करते हैं आई विल बी बैक सून। अब आप देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू बाजार, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, एंड द सेकेंड वन इज आई विल बी बैक सून। ये दोनों कंप्लीट जुमले हैं। अब इन दोनों को एक वर्ड आपस में जोड़ रहा है बट, तो लिहाजा इस वर्ड को हम कहेंगे ये कंजंक्शन है। तो लिहाजा कंजंक्शन हम किसे कहते हैं? कंजंक्शन वो वर्ड होता है कि दो वर्ड्स या दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं, बट है, बिकॉज है, ऑफ है, बिफोर है, आफ्टर है, वगैरह वगैरह। इसमें एक और चीज भी माइंड में रखिएगा कि बहुत सारे प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो भी एज कंजंक्शन यूज हो सकते हैं। लेसन नंबर 3 यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो लास्ट में आता है, नंबर 8 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे तमाम अल्फाज को कहते हैं जो हमारी सडन इमोशंस को या फिर फीलिंग्स को शो करते हैं। These are the words which are used to show our sudden emotions or feelings. एक ही लफ्ज के इस्तेमाल से हमारी जो फीलिंग है उसका इजहार हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अलास, ये एक इंटरजेक्शन है। हुर्रा, अलास बेसिकली गम के लिए इस्तेमाल होता है और हुर्रा जो है वो खुशी के वक्त इस्तेमाल होता है। इवन आउच इज ऑल्सो एन इंटरजेक्शन, ये भी इंटरजेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है क्योंकि ये भी आपकी सडन फीलिंग्स को बताता है। राइट जी, इसके साथ ही हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है जिसमें हमने सीखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट में इंटरजेक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 4 की तरफ जिसमें हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस बेसिकली ग्रामर में निहायत ही अहम चीज हैं। टेंसेस कहते किसे हैं? टेंसेस बेसिकली कहते हैं जमानों को। टेंस मीन जमाना। अब जमाना या वक्त ये कितनी किस्म का हो सकता है? ये बेसिकली 3 किस्म का होता है। एक जो गुजर चुका जिसे हम माजी कहते हैं उसको पास्ट टेंस कहा जाता है, और दूसरा जो अभी है हाल उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और तीसरा वो जो आने वाला है मुस्तकबिल जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इन तमाम टेंसेस को फर्दर 4 और टेंसेस में डिवाइड किया गया है जो कि इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम इन सारों के साथ 1 बाय 1 इन टेंसेस को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे प्रेजेंट टेंस को हम इंडेफिनिट टेंस के साथ, कॉन्टिन्यूअस के साथ, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ डिस्कस करेंगे। इन तमाम टेंसेस को हम 1 बाय 1 इन डिटेल इसलिए भी डिस्कस करेंगे ताकि जिस वक्त आप एक टेंस को ट्रांसलेट करना चाहें तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस टेंस को किस तरीके के साथ ट्रांसलेट कर सकता हूं, और आपको यह भी मालूम हो कि इनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं और इनमें कौन से डूज एंड डोंट्स हैं, या फिर कौन से हेल्पिंग वर्ब्स किन प्रेपोजिशंस के साथ लगते हैं। तो ये सारी चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पहला टेंस जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से रूल्स हमने फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक सेंटेंस उर्दू में लिखा हुआ है और आपको उसकी पहचान करनी है कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के जो सिलेबस या करिकुलम है उसमें ट्रांसलेशन एक बहुत अहम चीज होती है।
तो उर्दू में इसकी निशानियां ये हैं कि सेंटेंस के आखिर में लिखा हुआ नजर आएगा ता है, ती है, ते हैं या ता हूं। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या हम गाड़ी चलाते हैं। इस तरह के तमाम जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा रूल्स की तरफ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है जिस वक्त हम किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं या ट्रांसलेट कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पाया जाता है। तो अगर मैं रूल्स की बात करूं तो इसमें हमेशा हमारे पास पहला रूल ये आएगा कि इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। द नेक्स्ट रूल इज कि अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें वो है डू एंड डज। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं या स्टेटमेंट सेंटेंस हैं उसमें आप हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता चलूं वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब के बाद एस या es का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सेंटेंस में अगर वॉक है तो आप वॉक्स करेंगे, अगर ईट है तो ईट्स करेंगे, सिंग है तो सिंग्स करेंगे, ड्रिंक है तो ड्रिंक्स करेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो ये है कि द सेंटेंस हैज टू बी पॉजिटिव। सेंटेंस का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है और उसके अलावा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स। आई मीन टू से कि जुमले के शुरू में ही, शी, इट यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस अपार्ट फ्रॉम दे और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के बारे में मैं स्टार्ट में बता चुका हूं कि कोई भी एक नाउन, फॉर एग्जाम्पल अफान या कोई भी नाम हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल का। इसी तरह बुक है, ट्री है, कार है, कोई भी चीज, ये सारे कहलाए जाते हैं सिंगुलर नाउन। जुमले के शुरू में कोई भी प्रोनाउन या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो आपने वर्ब के बाद एस या es लगा देना है। यानी वॉक है तो वॉक्स हो जाएगा, ईट है तो ईट्स हो जाएगा। लेकिन अगर जुमले के शुरू में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन मीन्स एक से ज्यादा नाम आते हैं तो आप वर्ब के बाद एस या es नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जुमला कहता हूं वो पानी पीता है, अब देखें इस जुमले में ता है आता है। ता है की वजह से हमें मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो लिहाजा इस जुमले को हम इस तरह लिखेंगे ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रिंक के आगे एस का इजाफा किया। उसकी वजह यह है कि शुरू में मैंने ही यूज किया था। इसी तरह अगर हम दूसरा जुमला लिखते हैं आई ड्रिंक वाटर, इसमें मैंने एस नहीं लिखा क्योंकि इसमें स्टार्ट आई से हो रहा है। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। जिस तरह कि आप जान चुके हैं कि इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू एंड डज। अब सोचने की बात यह है कि डू या डज सिंपल सेंटेंसेस में या पॉजिटिव सेंटेंसेस में अगर इस्तेमाल नहीं होते तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं क्यों? तो उसके जवाब ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं लेकिन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, मनफी जुमले वो होते हैं जिसमें किसी चीज का इनकार किया जाए, और इंट्रोगेटिव हम बोलते हैं सवालिया जुमलों को जिसमें कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा हो। उस सूरत में ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स कौन से प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं डज। डज आता है ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, और डू इस्तेमाल किया जाता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहां पे एक और चीज नोट करें कि मैंने आपको बताया था कि अगर जुमले के शुरू में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद एस या es का एडिशन करते हैं, लेकिन इस जुमले में आपको वो नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो काम हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं।
तो लिहाजा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एस या ईएस नहीं लगाते, चाहे शुरू में कोई भी नाउन कोई भी प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया हो। इसीलिए ये एक नेगेटिव जुमला है। तो आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आ गया तो उसके बाद इसीलिए मैंने वर्ब के बाद एस या ईएस का एडिशन नहीं किया। तो जिस तरह हम देख सकते हैं कि इस जुमले के शुरू में ही है तो हेल्पिंग वर्ब हमने डज यूज किया। इसी को अगर मैं कह दूं आई, तो लिहाजा आई के साथ डज कभी भी यूज नहीं होगा, आई के साथ यूज होगा डू। आई डू नॉट गो टू स्कूल। और अगर आप इन सेंटेंसेस को आप क्वेश्चन की फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल। आप देख सकते हैं कि ई एस का इस्तेमाल हुआ है। अब अगर मैं कहता हूं कि इसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कि ही के बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे कि ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, इसी वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। और अगर मैं इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं या सवालिया जुमला बनाता हूं, ही गोज टू स्कूल को इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में चेंज करना है, मैं क्या करूंगा कि इस हेल्पिंग वर्ब को मैं शुरू में ले आऊंगा। तो ये सेंटेंस इस तरह बन जाएगा, डज ही गो टू स्कूल और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आखिर पे क्वेश्चन मार्क आता है। तो लिहाजा ये बड़ा सिंपल सा मेथड है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी आप किसी भी सिंपल जुमले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपने सिंपली हेल्पिंग वर्ब को शुरू पे ले आना है और बाकी जुमला उसी तरह रहेगा। ये कुछ हमारे रूल्स हैं, बेसिक्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। नेक्स्ट स्लाइड में आप सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में जानना चाहते हैं या अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है किसी उर्दू के सेंटेंस की इनटू इंग्लिश, तो उर्दू में इसकी कुछ निशानियां हैं। जुमले के आखिर में आपको मिलेगा रहा है, रही हैं, रहे हैं या रहा हूं। ये सेंटेंस के आखिर पे होंगे, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, हम स्कूल जा रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जुमले। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा कंटिन्यूटी शो होती है, एक काम का जारी होना शो होता है कि कोई भी काम है जो कंटिन्यूटी में है। अब हम हमेशा की तरह कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। वो रूल्स जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं या एक सेंटेंस इंग्लिश का ही है और उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अनदर टेंस या किसी दूसरे टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन रूल्स का आपको ख्याल रखना होगा। अब स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे और एडिशन उसमें आईएनजी का होगा, जिसको अक्सर लोग या बाज लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये अभी तक स्पेसिफाई या प्रूव नहीं हो सका कि ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। राइट जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन, अगर मिसाल के तौर पे वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, इसी तरह ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, टॉक है अगर तो टॉकिंग हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। इसके बेसिकली 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। अब हम सेपरेटली इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे कि कौन से प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल होंगे। इसका इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब आप यहां पे देख सकते हैं मैंने ही के साथ इस को यूज किया, और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि एम जो है वो हमेशा सिर्फ आई के साथ यूज होगा, उसके अलावा किसी के साथ भी यूज नहीं होगा। अगर हम इसी सेंटेंस को सिर्फ प्रोनाउन चेंज करके देखें तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब लास्ट में हमारे पास थर्ड हेल्पिंग वर्ब आता है आर, और आर हमेशा यूज होगा वी, यू, दे और तमाम प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल मीन जमा, एक साथ जितने भी नाउन्स होंगे। अब सेम सेंटेंस को हम दोबारा लिखते हैं, प्रोनाउन हम चेंज कर देंगे, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करें
तो जिस वक्त आप इन सेंटेंसेस को या इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज विल बिकम इज नॉट, एम विल बिकम एम नॉट, और इसी तरह आर बन जाएगा और नॉट। जिस तरह अगर हम ही इज प्लेइंग फुटबॉल को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। दूसरे हेल्पिंग वर्ड्स को भी देख लेते हैं, जिस तरह आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड में है यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आपने देखा कि नेगेटिव जुमला बनाने के लिए हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का एडिशन किया, तो इज बन गया इज नॉट, एम बन गया एम नॉट, और इसी तरह आर बन गया आर नॉट। और अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, जो सवालिया जुमले हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको जुमले के स्टार्ट में लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो जुमला था ही इज प्लेइंग फुटबॉल, और अगर इस जुमले को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो इज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको जुमले के शुरू में लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह हम दूसरों को भी चेंज करके देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा एम आई प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह तीसरा हेल्पिंग वर्ब का जो सेंटेंस था यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो उसका इंट्रोगेटिव बनेगा आर यू प्लेइंग फुटबॉल। आई एम श्योर कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और मुझे मालूम है कि इस एक्सरसाइज के बाद आप आसानी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जान सकेंगे, लिख भी सकेंगे, बोल भी सकेंगे, और उसके साथ साथ ग्रामर को एंजॉय भी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसकी पहचान देखेंगे, इसी तरह हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली किसी भी काम के या किसी भी चीज की कंप्लीशन को शो करता है कि ये चीज खत्म हो चुकी है या ये काम खत्म हो चुका है। और अगर आप उर्दू में इसको जानना चाहते हैं तो उसकी एक आसान सी निशानी है कि उर्दू के जुमलों में आखिर में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या फिर लिया है, लिए हैं। बेसिकली किसी काम के मुकम्मल होने को शो किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, हम स्कूल जा चुके हैं या वो खेल चुके हैं, तो किसी भी जुमले में कंप्लीशन शो होना लाजमी है। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ। सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे, तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, ईट है तो ईटन हो जाएगा, स्लीप है तो स्लेप्ट हो जाएगा, इसी तरह वॉक है तो वॉक्ड हो जाएगा। मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। फिर आते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स इसके दो हैं, एक है हैज और दूसरा है हैव। अब हम देखेंगे कि हैज कौन से प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगा। हैज हमेशा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो हैव है वो हमेशा इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ही हैज। अब आप देख सकते हैं कि हैज जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ही जैसे ही आया तो उसके साथ हैज आएगा। ही हैज प्लक्ड द फ्लावर, वो फूल तोड़ चुका है या उसने फूल तोड़ लिया है। इसी तरह अगर हम प्रोनाउंस एज आई यूज करते हैं तो आई के साथ आएगा हैव, आई हैव प्लक्ड द फ्लावर। और अगर इसी तरह वी से स्टार्ट करते हैं तो वी के साथ अगेन यूज होगा हैव, वी हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। और इसी तरह इन केस अगर शी आ जाता है जुमले के शुरू में तो आएगा हैज, शी हैज प्लक्ड द फ्लावर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही प्रोनाउंस या नाउन्स चेंज हो गए तो उसके साथ ही जो एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी चेंज होगा। और आपने गौर किया होगा कि फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड ही यूज होगी।
एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी सिंपल परफेक्ट टेंसेस हैं तो उनमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगी। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमें क्या करना होगा। तो अगेन आप बहुत आसानी के साथ इन्हीं जुमलों को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम उसी सेंटेंस को लें, फॉर एग्जाम्पल ही हैज प्लक्ड द फ्लावर, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए आपने सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना होगा। तो ये बन जाएगा ही हैज नॉट प्लक्ड द फ्लावर, या मैं कह लेता हूं आई हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर। अब लास्ट में हम देखेंगे कि अगर इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा। तो गाइज, इंट्रोगेटिव में बहुत ही आसान काम है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब जिस तरह सिंपल सेंटेंस है कि ही हैज प्लक्ड द फ्लावर, कि वो फूल तोड़ चुका है, इसी तरह अगर मैं दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी यूज करूं तो जो हमारे पास सेंटेंस था आई हैव प्लक्ड द फ्लावर, और अगर आपको कोई कहता है कि इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें, इन हेल्पिंग वर्ब्स को आप स्टार्ट में ले आएं, तो ये इजीली इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैज ही प्लक्ड द फ्लावर, और इसी तरह हैव आई प्लक्ड द फ्लावर। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में अगर आपको निशानी जाननी है तो सेंटेंस के आखिर में हमेशा आपको मिलेगा ता रहा है, ती रही हैं, ते रहे हैं, या फिर ता रहा हूं। मिसाल के तौर पे वो सुबह से खेलता रहा है, इसी तरह हम पिछले 5 साल से इस्लामाबाद में रहते रहे हैं, वो बचपन से पढ़ाई करता रहा है, इस तरह के जुमले। और इसके अलावा इन एडिशन टू दैट देयर विल बी अनदर थिंग। वो चीज क्या है कि टाइम इंडिकेशन जरूर होगा। टाइम इंडिकेशन मीन कि टाइम का जिक्र होगा, वक्त का जरूर जिक्र होगा। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस आईएनजी यूज होती है। मिसाल के तौर पे वॉक जो है वॉकिंग हो जाएगा, टॉक टॉकिंग हो जाएगा, ईट ईटिंग हो जाएगा, स्लीप स्लीपिंग हो जाएगा, इसी तरह राइट राइटिंग हो जाएगा, और रीड रीडिंग हो जाएगा। एक चीज माइंड में रखिएगा कि जब भी कंटिन्यूअस आ जाए, जिस टेंस में भी आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो उसमें आप यही फॉर्म यूज करते हैं। आई मीन सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, चाहे वो जिस टेंस के भी हों, उसमें आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना होगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। हेल्पिंग वर्ब्स इसके 2 हैं, हैज बीन और हैव बीन। सबसे पहले हैज बीन को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ हैज बीन को इस्तेमाल किया जाता है। सो हैज बीन यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ। इसी तरह हैव बीन यूज होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस सेंटेंस में, वो है टाइम इंडिकेशन। बेसिकली टाइम इंडिकेशन जो है, इसमें कुछ मखसूस 2 प्रेपोजिशंस हैं जो कि टाइम को इंडिकेट करती हैं। एक यूज होता है सिंस और दूसरा है फॉर। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस और फॉर को यूज किया जाता है, लेकिन इनके इस्तेमाल में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। अक्सर औकात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा टाइम पीरियड है या टाइम है जिसके साथ हमें सिंस को यूज करना है, और इसी तरह हम फॉर को भी देखेंगे कौन से टाइम के साथ फॉर को यूज करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने सिंस के साथ नॉट स्पेसिफिक टाइम को लिखा है, मींस नॉट एग्जैक्ट टाइम, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल टाइम। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों? तो सिंस हमेशा उस टाइम के साथ लगता है जिसे आप सिंपली कह लें कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो अब आप ये चीज नहीं जानते कि इसमें एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं हो रही, सुबह से क्या मुराद है, तो लिहाजा इसमें आपके पास फिक्स टाइम नहीं है।
मिसाल के तौर पे एक शख्स जो कि सुबह 8 बजे सो के उठता है, तो उसकी जाहिर बात है सुबह जो है वो 8 बजे होगी, दूसरे की 9 बजे होगी, तीसरे की 10 बजे होगी। तो आपके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है। और जब हम फॉर को यूज करते हैं तो हमेशा हम फॉर को वहां यूज करेंगे जहां पे काउंटेबल टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द लास्ट 2 आवर्स या फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो अब फॉर द लास्ट 3 ईयर्स मीन 3 ईयर्स, तो लिहाजा इसको जो मर्जी भी कह लें, इसको वो 3 साल ही रहेंगे। तो ये काउंटेबल हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं। सिंपली सिंस वाला टाइम काउंटेबल नहीं होगा और फॉर वाला टाइम काउंटेबल होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस लिखते हैं जिसकी हेल्प से आपको ये तमाम चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि सुबह से बारिश होती रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो आप देख सकते हैं कि हमने मॉर्निंग के साथ सिंस को यूज किया क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल टाइम नहीं है। और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन आया है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और उसके साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रेन और आईएनजी रेनिंग हो गया, और इसी तरह सिंस और मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग एक टाइम इंडिकेशन जरूर है लेकिन अनकाउंटेबल टाइम है। अब दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, मैं पिछले 2 साल से यहां रह रहा हूं। अब शुरू में आप देखें हमने प्रोनाउन आई यूज किया, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज किया वो है हैव बीन, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं लिविंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहां पे हमने यूज किया फॉर। किस लिए यूज किया? 2 ईयर्स के लिए, जो कि काउंटेबल टाइम है। इसी तरह अगर मैं 2 ईयर्स की जगह चाइल्डहुड लिख लूं तो फिर मुझे सिंस ऐड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अगर इन सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा। इनकी कन्वर्जन और सेंटेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें 2 वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड है हैज और दूसरा है बीन। इसी तरह हैव और फिर दूसरा आता है बीन। तो क्योंकि 2 वर्ड्स हैं तो इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने करना क्या है, जो नॉट होगा वो हैव और बीन के दरमियान में आप लिख लेना है। इसी तरह हैज और बीन के दरमियान में आपने नॉट लिख लेना है। हैज नॉट बीन और इसी तरह हैव नॉट बीन। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। हमने नॉट को हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में लिख लिया था, हैज नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जाए? तो इंट्रोगेटिव में आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैव बीन और हैज बीन, ये जो 2 वर्ड्स हैं, तो इन 2 वर्ड्स में से एक वर्ड को सेंटेंस के स्टार्ट में ऐड करेंगे और दूसरे को सब्जेक्ट के, उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ड का जो पहला वर्ड था उसको सेंटेंस के शुरू में लिख दिया, और सेकेंड वर्ड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब जो था या बकिया जो आधा हिस्सा था बीन, सब्जेक्ट के बाद में लिख दिया। तो ये बन गया हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं। हैव आई बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो जिसके 2 पार्ट्स होते हैं हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों को आपने किसी भी सेंटेंस में अलग-अलग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक पार्ट है हैज या हैव, इसको सेंटेंस के शुरू में लिखना है, और दूसरा पार्ट जो बीन है वो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो ये इजीली आपका जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो उर्दू के जुमले हैं उनको कैसे पहचाना जाए उसके बारे में बात करते हैं। उर्दू जुमले के आखिर में या, ये, यी और ये आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, हम स्कूल गए, बच्चों ने नहाया। तो आप देख सकते हैं कि इन जुमलों के आखिर में या, ये, यी आता है।
अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है, इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। मिसाल के तौर पे ईट है तो एट हो जाएगा, इसी तरह ड्रिंक है तो ड्रैंक हो जाएगा, वॉक है तो वॉकड हो जाएगा। तो हमेशा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। एक लिहाज से ये टेंस बाकी टेंसेस से काफी आसान है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही इस्तेमाल होता है और वो है डिड, DID, डिड। तो लिहाजा डिड को आप तमाम प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और इसी तरह प्लूरल नाउन्स के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हेल्पिंग वर्ब जो डिड है अगर जुमले में आ जाए तो फिर आप वर्ब की सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस के अलावा जो कि पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज नहीं करना बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं होता बल्कि सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। उसने खाना खाया, ही एट फूड। अब ईट फर्स्ट फॉर्म है, लिहाजा मैंने सेकंड फॉर्म यूज की है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ही डिड नॉट ईट फूड। तो आपने देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो डिड है वो आ गया, आपने यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। और अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बनेगा डिड ही ईट फूड। अब हम थोड़ा सा प्रोनाउन चेंज करके देखते हैं। मैंने जिस तरह ऑलरेडी बताया कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो लिहाजा ये तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई फ्लू द काइट, मैंने पतंग उड़ाई। अब फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है तो यहां मैंने यूज किया फ्लू, जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूं तो हम कहेंगे आई डिड नॉट फ्लाई द काइट। और अगर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाके हम ऐसे लिखेंगे या पढ़ेंगे डिड आई फ्लाई द काइट। तो मेरे ख्याल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे आसान टेंस है। नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस उर्दू में इसकी पहचान आपको ऐसे हो सकती है कि सेंटेंस के आखिर में आपको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूटी शो होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इस टेंस में कंटिन्यूटी जरूरी है। और एक और चीज जो मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि कोई भी टेंस हो उसमें अगर आपको कंटिन्यूटी नजर आती है या कंटिन्यूस लिखा हुआ नजर आ जाए तो उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING इसको यूज करना है। मीन्स वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, टॉक है तो टॉकिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, इसी तरह फाइट बिकम्स फाइटिंग और इसी तरह के और भी वर्ड्स। अब हम डिस्कस करेंगे इस टेंस के हेल्पिंग वर्ड्स के बारे में। इस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नंबर 1 इज वाज एंड नंबर 2 इज वर। वाज का इस्तेमाल होगा ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ, और वर इस्तेमाल होगा वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। नॉर्मल कंडीशंस में ये इसी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दोनों वर्ब्स इसी तरह इस्तेमाल होंगे। लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें आई के साथ आपको वर यूज करना पड़ेगा। और वो केस क्या है? वो केस इस तरह है कि आपकी अगर कोई इम्पॉसिबल विश हो। इम्पॉसिबल विश मीन कि कोई शदीद किस्म की गैर यकीनी आपकी ख्वाहिश है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन होता, क्योंकि अब ये मेरे लिए एटलीस्ट एक इम्पॉसिबल विश है, तो इसको मैं इस तरह कहूंगा कि आई विश आई वर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो लिहाजा आई के साथ वर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो उसमें आपने मेंशन करना या लिखना है। अब हम सिंपल सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अफान
अफान इज अ सिंगुलर नाउन। अब इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे was। अफान was watering the plants। अफान पौधों को पानी दे रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल इज you were watching television। अब यहाँ you के साथ हमने were को इस्तेमाल किया। अब ये एग्जाम्पल्स तो हो गई सिंपल सेंटेंसेस की। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में was हो जाएगा was not, और इसी तरह were हो जाएगा were not। अफान was not watering the plants। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने was जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ सिर्फ not लगाया, तो सेंटेंस कन्वर्ट हो गया इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह you were not playing football। और अगर हम इंट्रोगेटिव को देखेंगे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, लाइक was अफान watering the plants। और अगर दूसरा सेंटेंस है you were watching television, वो हो जाएगा were you watching television। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इसमें हमेशा कंप्लीशन ऑफ वर्क आपको मिलेगा। तो उर्दू में इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या इसी तरह लिया था, लिए थे, ली थी वगैरह। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि खाली परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, खाली परफेक्ट टेंस उसमें कंटिन्यूस ऐड ना हो तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। इसके साथ साथ हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के हवाले से। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ एक है, वो है हैड, HAD हैड। तो लिहाजा ऑब्वियस है कि ये तमाम प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगा। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब आप देख सकते हैं कि फिनिश इज द फर्स्ट फॉर्म, वेयर एज आई हैव यूज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड। और अगर इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव में गाइस काफी सिंपल है। वैसे तो हेल्पिंग वर्ड हमारे पास हैड है, तो नेगेटिव में ये हो जाएगा हैड नॉट। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अलावा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उनके अलावा जितने भी टेंसेस हैं उनमें अगर आपने किसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा, आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है। जिस तरह अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। और अगर इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिवाय परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसा नहीं करते। बाकी तमाम टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं और वो सेंटेंस इजीली इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब जिस तरह ये सेंटेंस है ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, इसको इंट्रोगेटिव में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हैड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी श्योर है। इसके अलावा एक और चीज वो है टाइम इंडिकेशन। टाइम इंडिकेशन जरूरी है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें टाइम इंडिकेशन बहुत जरूरी है। अब हम रूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैं स्टार्ट में भी बता चुका हूं कि अगर किसी भी टेंस में कंटिन्यूस लिखा हुआ नजर आ जाए, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस टेंस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, तो उसमें इंग फॉर्म, आई मीन ING वाली फॉर्म, कोई भी आप वर्ब देख सकते हैं। जिस तरह राइड है तो राइडिंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, ईट है तो ईटिंग हो जाएगा। ING का एडिशन जरूरी है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी एक ही है और वो है हैड बीन। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हैड बीन जो है वो तमाम किस्म के प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगा।
और इसी तरह इस टेंस में टाइम इंडिकेशन भी जरूरी है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम को डिस्कस करने के लिए सिंस और फॉर को इस्तेमाल करना होता है, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा से हाईलाइट कर लेता हूं। सिंस को हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल टाइम के लिए और फॉर को हम यूज करेंगे काउंटेबल टाइम के लिए। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंसेस को देख लेते हैं। He had been living in Lahore since childhood। अब हम इस टेंस की अकॉर्डिंग टू रूल्स कुछ चीजों को देख लेते हैं। नंबर 1, हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया, दैट इज हैड बीन। और दूसरी चीज आप देख सकते हैं लिविंग, ing ऐड हो गया। और तीसरी चीज, क्योंकि काउंटेबल टाइम नहीं है तो लिहाजा हमने सिंस को यूज किया। और अगर हम फॉर का इस्तेमाल करें तो जुमला कैसा होगा, आइए उसको देखते हैं। आई हैड बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज होगा तो वो तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ यूज होगा। तो जुमला बनता है आई हैड बीन लिविंग इन लाहौर फॉर द लास्ट 3 years। अब ये 3 years काउंटेबल टाइम है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। अब अगर हम इन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्कस करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट का इजाफा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड नॉट बीन लिविंग इन लाहौर सिंस चाइल्डहुड। और अगर इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो हेल्पिंग वर्ड के फर्स्ट पार्ट को जुमले के शुरू में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हैड ही बीन लिविंग इन लाहौर सिंस चाइल्डहुड। तो लिहाजा हमारा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल में तमाम टेंसेस इजी हैं और मैं अक्सर कहता हूं कि इंग्लिश ग्रामर मैथमेटिक्स की तरह है कि कुछ पेट रूल्स को आपको याद करना होता है और अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी का समझना, बोलना, लिखना, पढ़ना ये सब इजी हो जाता है। अब हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अगर आप उर्दू में समझना चाहते हैं या उर्दू के जुमलों को समझना चाहते हैं जो इस टेंस से रिलेटेड हैं, तो उर्दू के जुमलों के आखिर में गा, गे, गी ये शो हो रहे होंगे। यानी हम स्कूल जा रहे होंगे, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, इसी तरह मवेशी चरागाहों में चर रहे होंगे। इस तरह के तमाम जुमले जिनके आखिर पे गा, गे, गी वगैरह इस तरह के वर्ड्स यूज हों। अब हम बात करते हैं रूल्स के हवाले से। तो सबसे पहली चीज फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है किसी भी कन्वर्जन में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो वो 2 होंगे। नंबर 1 इज विल एंड नंबर 2 इज शैल। विल का इस्तेमाल होगा जब जुमले के शुरू में ही, शी, इट, यू, दे या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो तो उनके साथ विल का इस्तेमाल होगा। और नोट कर लें कि शेल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप अपने जुमले में या अपने जुमले को एम्फसाइज करना चाहते हैं, किसी बात को एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो आपने एक सिंपल चीज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि वो कल स्कूल जाएगा तो आपने सिंपली कहना है कि ही विल गो टू स्कूल। लेकिन अगर आप इसके बरअक्स ये कहना चाहते हैं कि वो कल जरूर स्कूल जाएगा, तो यहां आपने अपने जुमले में किसी काम के होने को एम्फसाइज किया है, तो फिर वहां आपने ही के साथ शैल का इस्तेमाल करना है। सिमिलरली विल की जगह शैल यूज होगा और इसी तरह शैल की जगह विल यूज होगा अगर आप अपने किसी जुमले में किसी चीज के बारे में एम्फसाइज कर रहे हैं। यही वजह है कि कंटिन्यूअस राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में या किसी भी फॉर्मेट में अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं तो अगर आप विल की जगह शैल या शैल की जगह विल यूज कर भी देते हैं तो इन राइटिंग उस चीज पे कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं आता, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसको ये नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये काम जरूर होगा या ये काम होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। ही विल विन द मैच, वो मैच जीतेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जुमले के शुरू में ही है तो हमने विल का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल किया, विन। अब हम इसी सेंटेंस का प्रोनाउन चेंज करके देखते हैं। मैं ही की जगह आई लिख लेता हूं, आई विल विन द मैच। आई के साथ मैं शैल लिख दूंगा, आई शैल विन द मैच।
मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर ये कोई कंटिन्यूस राइटिंग है या फिर आप कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहे तो आप आई के साथ विल को या शैल को यूज कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे। अब सवाल यह है कि क्यों यूज कर सकते हैं। जिस तरह ऑलरेडी मैंने पहले बताया, जो रीडर है उसको नहीं मालूम कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये काम होगा या ये काम जरूर होगा। ये एग्जाम्पल्स थी सिंपल सेंटेंसेस की। अगर हम इन्हीं सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहें तो लेट्स सी हमें क्या करना पड़ेगा। नेगेटिव की कन्वर्जन अपार्ट फ्रॉम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल है। आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा करना होता है, यानी विल नॉट या शैल नॉट। ये सेंटेंस बन जाएगा ही विल नॉट विन द मैच, और इसी तरह दूसरा सेंटेंस बन जाएगा आई शैल नॉट विन द मैच। और अगर इन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करें तो उसका भी बहुत सिंपल फॉर्मेट है, जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा बाकी सब में सेम है। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आप सिंपली ले आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा विल ही विन द मैच, इसी तरह दूसरा सेंटेंस है शैल आई विन द मैच। तो गाइज यहां हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो उर्दू के जुमले हैं उनको अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू इंग्लिश तो वो कौन कौन सी निशानियां हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। उर्दू में जो इसके जुमलों की पहचान है वो यूं हो जाती है कि अगर जुमले के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो आपको जान जाना चाहिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर ये कंटिन्यूअस है तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें कंटिन्यूटी होगी। जैसे कि मैं खेल रहा हूंगा, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूंगा, हम छुट्टियों पे जा रहे होंगे, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं रूल्स के ऊपर, और जैसा कि मैं पहले तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में बता चुका हूं कि इन टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का इस्तेमाल होता है। सेकंड में जो इसके हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो हैं दो तरह के, विल बी एंड शैल बी। विल बी जिन नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होगा वो हैं ही, शी, इट, दे, और उसके साथ साथ सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ। और शैल बी हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे आई और वी के साथ। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जुमले के शुरू में ही है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING गोइंग। अब हम शैल बी की एग्जांपल देखेंगे। आई शैल बी वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे रहा हूंगा। अब जिस तरह आपने देखा कि शुरू में हमने आई से स्टार्ट किया तो आई के साथ आएगा शैल बी, और उसके साथ जिस तरह पहले सेंटेंस में मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। और अगर इन जुमलों को हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो विल बी के दरमियान में हम नॉट ऐड कर देंगे तो विल नॉट बी आ जाएगा। सिमिलरली शैल नॉट बी, तो ये सेंटेंस इस तरह बन जाएगा ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा होगा। इसी तरह दूसरे जुमले को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें शैल बी के दरमियान में हम नॉट को सिर्फ ऐड कर लेंगे तो आई शैल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। इसी तरह इन सेंटेंसेस को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो आई एम श्योर अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है कि आपने सिर्फ क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है विल, उसको जुमले के स्टार्ट में लिख लेना है और वर्ब के बाद फिर बी को ऐड कर देना है। तो ये बनेगा विल ही बी गोइंग टू स्कूल, और दूसरे जुमले को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह होगा कि शैल आई बी वाटरिंग द प्लांट्स। सिंपल एंड इजी। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो उर्दू के जुमले हैं उनकी पहचान हमें इस तरह होगी कि उन तमाम जुमलों के आखिर में होगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या लिया होगा या लिए होंगे। कंप्लीशन ऑफ वर्क शो हो रहा होगा कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है, चाहे वो किसी भी जमाने में मुकम्मल हो चुका हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर है तो इसमें हमेशा मुस्तकबिल में एक काम की कंप्लीशन शो हो रही होगी। अब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में। तो रूल नंबर 1 ये है कि इस टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी।
और मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो खाली परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर टेंस हो, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल होगी। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो यहाँ पे भी दो तरह के हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव का इस्तेमाल तब होगा कि अगर जुमले के शुरू में ही, शी, इट, दे, यू सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स हों, और अगर जुमले के शुरू में आई और वी का इस्तेमाल हुआ हो तो वहां पे आपने शैल हैव को इस्तेमाल करना है। अब इस टेंस को कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ही विल हैव won द मैच। अब जिस तरह सेंटेंस के शुरू में हमने यूज किया है ही, देयरफॉर आवर हेल्पिंग वर्ब विल बी विल हैव, और उसके साथ आप फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो देख सकते हैं कि वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, won। दूसरी एग्जाम्पल है आई शैल हैव won द मैच, और आप देख सकते हैं कि ये जुमला शुरू हुआ है आई से, तो लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शैल हैव यूज किया और उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने यहाँ पे ऐड किया, won। और अगर इन जुमलों को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है कि विल हैव के दरमियान में नॉट को ऐड करना है और शैल हैव के दरमियान में नॉट को इसी तरह ऐड करना है। तो ये बन जाएगा विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। तो लिहाजा ये सेंटेंस इस तरह कन्वर्ट होंगे कि ही विल नॉट हैव won द मैच, आई शैल नॉट हैव won द मैच। अगर इन सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का शुरू का जो आधा हिस्सा है विल या शैल, उसको सेंटेंस के शुरू में लिख लेना है। जिस तरह विल ही हैव won द मैच और शैल आई हैव won द मैच। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि फाइनल टेंस है। जहां पे भी कंटिन्यूअस लिखा हुआ होगा वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस आईएनजी के साथ। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स भी दो हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन इस्तेमाल होगा ही, शी, इट, यू, दे और तमाम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ, और शैल हैव बीन आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा। उसके आगे जिस तरह मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो लिहाजा यहाँ पे टाइम इंडिकेशन भी इन्वॉल्व होगी, तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस एंड फॉर। अगेन आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंस हम इस्तेमाल करेंगे जहां अनकाउंटेबल टाइम का जिक्र हो, और जहां काउंटेबल टाइम होगा वहां पे हम फॉर को इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं इस टेंस को एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। He will have been cursing all the evils since childhood। इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम बुराइयों पर बचपन ही से लानत बेचता रहा है। अब आपने देखा कि स्टार्ट में हमारे पास जो प्रोनाउन था वो ही है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया will have been, और उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को ऐड किया। तो लास्ट में क्योंकि हमारे पास काउंटेबल टाइम नहीं था तो लिहाजा हमने सिंस का इस्तेमाल किया। अब हम प्रोनाउंस चेंज करके देखते हैं और दूसरा जुमला लिखते हैं, आई शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट में आई का यूज किया तो उसके साथ शैल हैव बीन को हमने ऐड किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसी तरह आईएनजी उसके साथ लगा हुआ है, और आखिर पे क्योंकि 1 ईयर काउंटेबल है तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया। और अगर इन्हीं जुमलों को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ड्स के दरमियान में हमने नॉट को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल विल हैव नॉट बीन और इसी तरह शैल हैव नॉट बीन। तो ये जुमले बन जाएंगे ही विल नॉट हैव बीन कर्सिंग ऑल द इवल्स सिंस चाइल्डहुड, और दूसरा जुमला इस तरह बन जाएगा कि आई शैल हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 1 ईयर। और अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें, या इन दोनों एग्जांपल्स को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा जाएगा विल हैव ही बीन कर्सिंग ऑल द इवल्स सिंस चाइल्डहुड। विल हैव को जुमले के शुरू में ले आए हम लोग। इसी तरह दूसरी एग्जांपल को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, शैल हैव आई बीन लिविंग हियर फॉर 1 ईयर। तो लिहाजा इस स्लाइड में न सिर्फ हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा और कंप्लीट किया बल्कि तमाम टेंसेस भी कंप्लीट कर लिए। तो टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस।
बेसिकली एकेडमिक राइटिंग में हमारे पास दो किस्म की वॉइसेस होती हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरे को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी यूज आइदर ऑफ देम। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, इनका जानना बहुत जरूरी है। एक्टिव वॉइस हम कहते हैं उस वक्त जिस वक्त सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस जुमले में सब्जेक्ट जो कि ही है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सम टाइम सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली रिसीव कर रहा होता है कोई भी एक्शन ऑब्जेक्ट से। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं ये पैसिव वॉइस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कैसे रिसीव करता है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो इस सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। ये हो गया एक्टिव वॉइस। और दूसरे जुमले में क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो इसकी ट्रांसलेशन ऐसे बनेगी कि क्रिकेट उससे खेला जा रहा है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में अलग अलग सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं। अब गाइस, अगर कोई सेंटेंस हमारे पास एक्टिव वॉइस का आता है और उसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान हम लोगों को कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। बाज़ चीजें टेंस टू टेंस भी वेरी करती हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपने तमाम में फॉलो करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमला कन्वर्ट होगा तो सब्जेक्ट जो है अपनी जगह स्विच कर लेगा किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अब यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है आई। सब्जेक्ट वो है जो काम करने वाला होता है, और वाटर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट वो चीज है जिस पे काम किया जा रहा हो। तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लेकर आना होगा। अब इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इनकी पोजीशंस को स्विच करेंगे। तो लिहाजा सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा वाटर और एंड पे आ जाएगा आई की जगह मी। अब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या आएगी? वो आएगी एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। हमने यहाँ पे एक मुनासिब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब हम जब टेंस बाय टेंस इस चीज को पढ़ेंगे तो हमें फिर आसानी होगी कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें किस टेंस में यूज करना है। लेकिन अभी फिलहाल ये समझ जाएं कि एम कन्वर्ट हो जाएगा एम बीइंग, इज बन जाएगा इज बीइंग, और आर बन जाएगा आर बीइंग। तो लिहाजा वाटर के साथ तो हम एम यूज नहीं करेंगे, तो वाटर के साथ यूज होगा इज, और इज अकेला यूज नहीं होगा बल्कि यूज होगा वाटर इज बीइंग। तो लिहाजा ये एक प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज बीइंग। दूसरा रूल ये है कि जब आप किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। तो लिहाजा ड्रिंक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड इज ड्रैंक एंड द थर्ड वन इज ड्रंक। तो हमारे पास आ गया ड्रंक। और तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी आप कोई सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे तो प्रेपोजिशन के लिए आप हमेशा बाय को यूज करते हैं। बाय हमेशा इस्तेमाल होता है प्रेपोजिशन के लिए, तो लिहाजा यहां पे हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे बाय। तो ये क्या बन गया? वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय मी। ये 3 स्टेप्स आपने अपने माइंड में रखने हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ स्विच करना है, इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करना है, और प्रेपोजिशन के लिए आपने बाय को यूज करना है। एंड एज फार एज हेल्पिंग वर्ब्स आर कंसर्न, तो वो हम टेंस बाय टेंस ही ऐड करते चले जाएंगे। तो लिहाजा ये कुछ बेसिक्स थे एक्टिव और पैसिव वॉइस के। लास्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में भी जाना जाता है। बेसिकली इंग्लिश में हमारे पास या किसी भी लैंग्वेज में किसी मैसेज को कन्वे करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका या एक अप्रोच होती है, उसे कहा जाता है डायरेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट।
लेट्स से आप किसी से एक बात करते हो या आपको कोई बात कही जाती है और अगर वो उसी तरह कोट की जाए, इन्वर्टेड कामास के दरमियान आपके अल्फाज को उसी तरह प्रेजेंट किया जाए, तो वो एक डायरेक्ट स्पीच कहलाई जाएगी। लेकिन अगर उसी बात को अपने वर्जन से पेश किया जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। यहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस नजर आएंगे। फर्स्ट वन इज नासिर सेड इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई बॉट अ बुक फॉर यू एंड इन्वर्टेड कामास क्लोज्ड। अब ये सेंटेंस एक डायरेक्ट स्पीच कहलाया जाएगा या फिर एक डायरेक्ट नरेशन कहलाया जाता है। अब गाइज डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास हमेशा दो चीजें होती हैं। ये पोर्शन नासिर सेड वाला पोर्शन जो हमें नजर आ रहा है, इसको हम हमेशा कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और इसके अलावा इन्वर्टेड कामास के अंदर जितना भी सेक्शन है इसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। और नीचे जो सेंटेंस में आप देख रहे हैं, नासिर सेड दैट ही हैड बॉट अ बुक फॉर यू, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड्स थे जो कि इन्वर्टेड कामास के अंदर कोड हुई है एक चीज, जबकि दूसरे सेंटेंस में नासिर ने एक चीज को अपने अल्फाज में बयान कर दिया। पहले सेंटेंस में नासिर ने कहा मैं आपके लिए एक किताब लाया हूं। दूसरे स्पीच में क्या हो गया कि नासिर ने कहा कि वो मेरे लिए एक किताब लेकर आया है। तो ये बेसिक फर्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो गाइज यहाँ पे हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ जाता है। आई एम श्योर कि आपको अंग्रेजी ग्रामर की A to Z नॉलेज मिल गई है, तो लिहाजा अब आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करना है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोर्स अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।